हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हमें आप लाते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की इंग्लिश एक्सप्रेशन। तो आज हम लाए बेहतरीन मूवी को जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये मूवी इतनी ज़्यादा फेमस है कि आप सबने इसका नाम कभी ना कभी तो सुना होगा। तो चलिए बात करते हैं 2018 में रिलीज हुई म्यूजिकल ड्रामा मूवी बोहेमियन रैप्सोडी की। इसे IMDb ने 8 की रेटिंग दी है, रोटन टोमेटोज ने इसे 60% दी है और इसे 96% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे ब्रायन सिंगर। 55 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी की चर्चा इसके रिलीज होने से इसके अवार्ड जीतने तक के बाद तक चली। इस मूवी को इसके और खास बनाते हैं इसके अवार्ड्स। इसे 4 ऑस्कर से भी नवाजा गया है। इस मूवी की लीड कास्ट है रमी मलिक, जिन्होंने रोल प्ले किया है फ्रेडी मर्करी का। विलियम ली ने रोल प्ले किया है ब्रेन मे का। जोसेफ मजालो हमें रोल प्ले करते नजर आएंगे जॉन डेकॉन का। बेन हार्डी ने रोल प्ले किया है रॉजर टायलर का, जो कि उनके बैंड मेंबर थे। लूसी बॉयटन रोल प्ले नजर करती आएंगी मैरी ऑस्टिन का। और भी कई बेहतरीन एक्टर्स हमें नजर आएंगे इस मूवीज में। रमी मलिक ने इस मूवी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा के अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर हासिल किया, जिसका कई बड़े स्टार सपना देखते हैं। इस खास मूवी को और भी खास बनाती है इसकी स्टोरी, जो कि बेस्ड है रियल लाइफ सिंगर परफॉर्मर फ्रेडी मर्करी पर, जिन्होंने सिंगिंग का इतिहास ही बदल दिया। और कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और सक्सेस अचीव करने के बाद भी उन्हें फेलियर्स और पर्सनल स्ट्रगल को फेस करना पड़ा। लेकिन इसी लेजेंड ने और इसके बैंड मेंबर्स ने हिस्ट्री में सबसे बड़े लाइव कॉन्सर्ट को अंजाम दिया। तो चलिए इस लेजेंड की कहानी को एक मौका दें और इसकी शुरुआत करें। कहानी की शुरुआत होती है 1985 में क्वीन नेम्ड बैंड से, जो परफॉर्म कर रहा है लाइव एड्स के स्टेज पर वेम्बली स्टेडियम में। फिर कहानी चली जाती है एकदम शुरुआत में 1970 में, जहां फ्रेडी एस फरूक बुलसारा काम करता है बैगेज हैंडलर का हेल्थ क्रू एयरपोर्ट पर। फरूक अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और अपनी एक बहन के साथ रहता है। फ्रेडी के लिए वो दिन बहुत ही ज़्यादा खास था जब वो पब जाता है और अपने मनपसंद बैंड की तारीफ करता है, उन्हें देखता है और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। फिर फ्रेडी अपनी लव इंटरेस्ट को भी ढूंढता है और उससे कुछ बातें करता है। और सीरियसली गाइस, मैरी ऑस्टिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा। फ्रेडी मैरी से बात करके ये पता लगाता है कि मैरी बीबा पर काम करती है, जो कि एक पॉश ब्यूटिक है। इन सब के बाद फ्रेडी पब के बाहर बैंड से मिलता है और उनकी तारीफ करता है। लेकिन वो लोग अपनी तारीफ सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका बैंड का लीड सिंगर चला गया है उन्हें छोड़ के। और ये सारी बातें उसे बैंड का ड्रमर रॉजर टायलर और गिटारिस्ट ब्रेन में बताते हैं। उनके लीड सिंगर का नाम टिम स्टफल था, जो उन्हें छोड़ चुका था। तो बैंड के मन में भी अब बैंड के फ्यूचर को लेकर कोई प्लान्स नहीं थे, वो बैंड को ख़त्म करने ही वाले थे। लेकिन फ्रेडी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उनके सामने एक सॉन्ग गाया, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है, क्योंकि फ्रेडी मर्करी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फ्रेडी बताता है कि उसकी वोकल एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसलिए उसे एक चांस तो देना चाहिए। फिर फ्रेडी बैंड का न्यू सिंगर बन जाता है। इसके बाद फ्रेडी बीबा जाता है और मैरी से मिलता है। वो वहाँ से अपने लिए एक ड्रेस लेता है, जो मैरी उसे सजेस्ट करती है। कितना स्ट्रेंज है ना, फ्रेडी ने अपने शो में परफॉर्म करने के लिए एक ड्रेस बुटीक से ली। फिर फ्रेडी के पहले शो की रात जब फ्रेडी स्टेज पर आता है, तो ब्रेन में उसको ऑडियंस से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये हमारा न्यू लीड सिंगर है। फ्रेडी के लिए ये उसके जीवन का पहला लाइव परफॉर्मेंस था, इसलिए वो नर्वस था और नर्वसनेस में वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। और फिर जब फ्रेडी मर्करी का माइक उसके स्टैंड से बाहर ही नहीं निकलता, तो फ्रेडी माइक को उसके स्टैंड के साथ ही निकाल लेता है और गाना गाना शुरू करता है और अपने गाने का जादू पूरी ऑडियंस पे बिखेर देता है। वो गाना सुन के ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है। और उसी भीड़ में खड़ी मैरी ऑस्टिन भी फ्रेडी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसके 1 साल बाद तक तो वो लोग पूरे ब्रिटेन में पब गिग्स प्ले कर चुके होते हैं। अब फ्रेडी मर्करी कुछ बड़ा करना चाहता है, तो इसलिए वो बैंड के सामने अपना एक आइडिया रखता है। क्रू मेंबर्स फ्रेडी के आइडिया को सुनते हैं। तो आइडिया ये था कि वो लोग अब अपनी एल्बम निकालेंगे, पर उनके पास तो पैसे ही नहीं है। तो फ्रेडी उन्हें एक आइडिया ये भी देता है कि वो लोग अपनी वैन को बेच दें और उससे जो पैसे आए वो अपनी एल्बम उन पैसों से बनाएं। फिर वो अपनी वैन को बेच देते हैं और अपनी पहली एल्बम पर जी तोड़ दिन रात मेहनत करते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अब फ्रेडी और उसके बैंड ने एल्बम तैयार कर ली है, तो फ्रेडी मर्करी बैंड का नाम बदलकर उसका नाम क्वीन रख देता है और अपना नाम भी बदल लेता है और फ्रेडी मर्करी रख लेता है। इससे पहले उसका नाम फ्रेडी बोल्जारा था। मैरी ऑस्टिन और फ्रेडी के अच्छे रिलेशन हैं, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फ्रेडी से उसका नाम बदलने पर उसके फादर उस पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। फ्रेडी को बहुत ही ज़्यादा शर्म आती थी ये बताने में कि वो एक पारसी फैमिली से बिलोंग करता है। और उसी दौरान फ्रेडी को एक कॉल आता है, जो इनके जीवन का लाइफ चेंजिंग कॉल होता है। इसके बाद तो उनका जीवन बदल ही गया था। फ़ोन कॉल के बाद फ्रेडी सबको बताता है कि A&R के EMI एम्प्लॉय ने उनकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में देखी और वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ
और उसने उनका डेमो जॉन रीड को भेजा और वो एल्टन जॉन की देखभाल करता है। और अब मिस्टर रीड्स उनसे मिलना चाहते हैं और क्वीन को मैनेज करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्वीन बैंड के लिए। ये सुनकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगले ही दिन मिस्टर रीड क्वीन को साइन करते हैं और उनको पॉल प्रिंटर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो उनका डेली शेड्यूल मैनेज करेगा। उसके बाद तो वो बैंड BBC पर आकर धूम मचा देता है। टीवी पर हर जगह वही छाया रहता है। पर इन सब शोज के बाद एक दिन फ्रेडी मैरी ऑस्टिन को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ कर देती है। वो मैरी ऑस्टिन को एक ब्यूटीफुल रिंग देता है और उससे ये प्रॉमिस लेता है कि कुछ भी हो जाए वो उसे उतारेगी नहीं कभी भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट होता है फ्रेडी के लिए उसकी लाइफ में। फिर क्वींस के मेंबर की एंट्री होती है और क्वींस के मेंबर फ्रेडी को ये बताते हैं कि मिस्टर रीड उनके लिए USA का ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं और उन्हें अब USA में उनके सॉन्ग्स का जादू फैलाना है। ये सुनने के बाद फ्रेडी मर्क्यूरी को उसके और उसके बैंड की सक्सेस नजर आने लगती है। फ्रेडी और उसके बैंड की मेहनत रंग ला रही थी। फिर क्या था, क्वींस पूरे अमेरिका में परफॉर्मेंस करते हैं। वो हर एक स्टेट में परफॉर्मेंस करते हैं जहां उन्हें मौका मिलता है और लोगों को प्यार बटोरते हैं। पूरा अमेरिका उन्हें प्यार करता है। और उसी दौरान उनका एक सॉन्ग किलर क्वीन भी एक हिट रिकॉर्ड बन जाता है। फ्रेडी टूर के बीच बीच में मैरी से फोन पर बात करता है। उसी समय फ्रेडी के मन में उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर कई सवाल उठते हैं, पर वो उन पर ध्यान नहीं देता। वो अपने करियर पर फोकस करता है। इन सब के बाद फ्रेडी मर्क्यूरी की लाइफ का दूसरा फेज शुरू हो जाता है 1975 में, जब क्वीन अपनी 4th एल्बम रिकॉर्ड करने के बारे में सोचता है, जो कि इंस्पायर्ड होती है ओपेरा से। फिर वो एक दूर के फार्म हाउस पर जाकर अपनी 4th एल्बम रिकॉर्ड करते हैं और वहां पर फ्रेडी को पता चलता है कि पॉल प्रिंटर फ्रेडी को चाहता है। पॉल के इस प्यार को फ्रेडी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। फ्रेडी क्वीन की 4th एल्बम पर ध्यान देता है। वो लोग उस एल्बम को कंप्लीट करते हैं और उसका नाम देते हैं बोहेमियन रैप्सोडी। फिर उनके सामने एक चैलेंज आता है। जब बैंड एग्जीक्यूटिव रे फॉस्टर के आगे अपनी एल्बम रखता है तो रे फॉस्टर उसे रिलीज करने से मना कर देता है, क्योंकि वो 6 मिनट्स की होती है और सिर्फ रेडियो पर 3 मिनट के सॉन्ग्स बजाए जा सकते हैं। रे इस सॉन्ग को ये कहकर भी इनकार कर देता है कि इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ये मीनिंगलेस सॉन्ग है। ये सुनने के बाद क्वीन वहाँ से चले जाते हैं गुस्सा होकर और वो कहते हैं कि वो अब रे फॉस्टर के साथ काम नहीं करेंगे और फ्रेडी बोहेमियन रैप्सोडी को डीजे कैनी अवार्ड के प्रोग्राम पर चलाते हैं। उस सॉन्ग पर रिव्यूज तो अच्छे बुरे दोनों आते हैं, पर वो सॉन्ग बन जाता है बहुत बड़ा स्मैश हिट, जो कि बहुत ही बड़ा हिट हुआ उस समय। इसके बाद तो वो इतने फेमस हो जाते हैं वर्ल्ड में कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड अपने शोज करने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रियो, हर जगह उनके शोज हो रहे होते हैं। उनके इस गाने ने उनके करियर को 4 चांद लगा दिए थे। फ्रेडी अब धीरे धीरे अपने वर्ल्ड टूर के दौरान पॉल के साथ अफेयर में पड़ जाता है। जब वो घर आता है मैरी के पास तो वो कन्फेस करता है कि वो बाइसेक्सुअल है। ये सुनने के बाद मैरी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन मैरी उसे काउंटर करते हुए कहती है कि वो गे है और उसे ये बहुत पहले से पता था, लेकिन वो इसे सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। इसके बाद क्या होता, उनका ब्रेकअप हो गया, पर फ्रेडी ने मैरी को उसका क्लोज फ्रेंड बन के रहने के लिए कहा। अब धीरे धीरे फ्रेडी बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। फिर आता है सन 1980, जब फ्रेडी ने सक्सेस को तो अचीव कर लिया था, पर उसे किसी न किसी चीज़ की कमी तो खटती रहती थी। अब फ्रेडी मर्क्यूरी लंदन में रहता है और उसके घर के सामने मैरी रहती है। इसके बाद फ्रेडी मर्क्यूरी अपने नए घर में एक शानदार पार्टी रखता है अपनी लोनलीनेस को कम करने के लिए, पर उस पार्टी में भी उसके फ्रेंड्स उसे जल्दी छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद जब फ्रेडी बहुत दुखी होता है तो उस रात उसकी मुलाकात एक अच्छे इंसान से होती है जो उसे शायद समझे। जिम उस रात उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर अगले ही दिन नई सुबह क्वीन बैंड वन ऑफ माई बेस्ट सॉन्ग, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वी विल रॉक यू पर काम करते हैं और उसे क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार था। ये एक तरह की एनर्जी क्रिएट करता है आपकी बॉडी में अगर आप इसे सुनोगे, और मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुने। चलिए अब आते हैं स्टोरी पर। वी विल रॉक यू परफॉर्म करने के बाद मैरी से मिलता है फ्रेडी। मैरी उसे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और उससे वो इंट्रोड्यूस भी कराती है। फ्रेडी मैरी के हाथ में रिंग देखता है, पर उसे रिंग नजर नहीं आती। मैरी एक इररिलेवेंट सा बहाना बना के फ्रेडी की बात को टाल देती है। फ्रेडी बहुत ही ज्यादा खामोश है और दुखी भी है अंदर से। और दूसरी तरफ पॉल बैंड के पीछे पीछे उसे तोड़ने के बारे में सोचता है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में शो के बाद पॉल मिस्टर रीड को सजेस्ट करता है कि वो फ्रेडी को इनकरेज करे कि उसे अब बैंड में ना रहकर सोलो परफॉर्म करना चाहिए। फिर क्या था, रीड फ्रेडी के सामने ये ऑफर रखता है और फ्रेडी ये ऑफर सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे अपनी कार से बाहर निकाल देता है और उसे कहता है कि मुझे मेरी फैमिली से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इस सीन के होने के बाद
क्वीन अपने एक अनदर सॉन्ग पर काम करते हैं, अनदर वन बाइट्स द डस्ट। ये बहुत ही बड़ा हिट होता है उनके समय का। इसके बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी और पॉल फ्रेडी को अंदर से बहुत कमज़ोर कर रहा था। फिर आता है 1982, जिस समय फ्रेडी मर्करी के दरवाजे पर तो मानो मुसीबतों ने दस्तक देना शुरू कर दिया होता है। उनकी एक एल्बम हॉट स्पेस के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर फ्रेडी मर्करी से ऊपर बहुत सारे सवाल और आरोप लगाते हैं उसकी सेक्सुअल और पर्सनल लाइफ को लेकर। उन सवाल और आरोपों को सुनकर फ्रेडी मर्करी बहुत ही ज़्यादा साइलेंट और अंदर से वायलेंट हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। फ्रेडी मर्करी अपनी सेक्सुअलिटी पर लग रहे आरोपों से बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी था। अब उससे बुरी चीज़, पॉल फ्रेडी को रेप पार्टीज में इन्वॉल्व करने लगा था। और सबसे बड़ी हद तो तब हो गई जब फ्रेडी और उसके बैंड के बीच में कड़वाहट आने लगी और फ्रेडी ने इसके बाद $4 मिलियन की सोलो डील साइन कर ली CBS रिकॉर्ड्स के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा क्वीन बैंड को। इस समय फ्रेडी मर्करी अपने ही घमंड में था। उसे लगने लगा था कि उसके जैसा सिंगर पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। कहानी में इसके बाद 1984 में फ्रेडी मुनीच चला जाता है अपनी एल्बम मिस्टर बैड गाय पर काम करने के लिए और पॉल भी उसके साथ ही है। और फ्रेडी अब ड्रग्स और शराब की लत में भी पड़ गया है और वो पॉल के साथ गे पार्टीज भी ज्वाइन करता है। दूसरी तरफ मैरी ने शादी कर ली है। मैरी बार बार फ्रेडी को फ़ोन लगाती है उससे बात करने के लिए, पर पॉल हमेशा फ़ोन उठाकर फ्रेडी को उसके काम में बिजी बता देता है और मैरी का फ़ोन रख देता है और उससे उसकी बात नहीं होने देता। मैरी अब फ्रेडी से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। वो फ्रेडी को जिस हालत में देखती है वो बहुत ख़राब होती है। फिर जब फ्रेडी मैरी को देखकर खुश हो जाता है तो वो उसे वहाँ रुकने के लिए कहता है, लेकिन मैरी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो वहाँ पर नहीं रुक सकती। इसके बाद मैरी और फ्रेडी की बहुत बहस होती है। मैरी बताती है कि उसने उसको बहुत कॉल किया पर पॉल ने हमेशा उसे बिजी बताया और वो उसे दोबारा क्वीन ज्वाइन करने के लिए भी कहती है। मैरी जिस फ्रेडी मर्करी को जानती थी वो अब वो फ्रेडी मर्करी नहीं है। मैरी जाते जाते फ्रेडी को लाइव एड कॉन्सर्ट के बारे में बताकर वहाँ से चली जाती है। फ्रेडी को अब एहसास होता है कि पॉल उसके साथ शुरू से फेयर नहीं था, उसने उसके साथ गलत किया। जब फ्रेडी पॉल को छोड़कर जाता है उसके किए धराई के लिए, तो पॉल फ्रेडी को धमकी देता है कि वो उसकी सारी सच्चाई उसकी पर्सनल और सेक्सुअलिटी के बारे में मीडिया को बता देगा, पर फ्रेडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर होना क्या था, पॉल मीडिया में जाकर फ्रेडी मर्करी की पर्सनल और सेक्सुअल लाइफ के बारे में मीडिया को बता देता है और ये दुनिया के सामने आ जाती हैं। फ्रेडी मर्करी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो लंदन वापस जाकर अपने सारे दोस्तों से माफ़ी मांगता है और उन्हें क्वीन में दोबारा ज्वाइन होने के लिए कहता है। और क्वीन तो फैमिली ही है तो इसलिए वो लोग उसे माफ़ कर देते हैं और वापस क्वीन की शुरुआत करते हैं। और अब वो लोग लाइव एड कॉन्सर्ट की परफॉर्मेंस की तैयारी करते हैं। उसी समय फ्रेडी को ये भी पता चलता है कि वो एड्स इन्फेक्टेड है, पर उसका जज्बा उसको और मोटिवेट करता है परफॉर्मेंस करने के लिए। वो अपने क्रू मेंबर्स को भी बताता है कि उसको एड्स हैं। वो सब उसे सिंपैथी देते हैं और एक साथ गले लगते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है फ्रेडी मर्करी के लिए। फिर आता है वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, 13 जुलाई 1985, द डे ऑफ लाइव एड्स। इस दिन फ्रेडी जिम से मिलता है और उसे मैरी, क्वीन और अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है। वो सब फ्रेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म, ये तीनों फ्रेडी मर्करी की ताकत थे। फिर फ्रेडी और बैंड अपने टॉप लेवल पर लाइव एड में बोहेमियन रैप्सोडी, रेडियो गागा, हैमर टू फॉल और वी आर द चैंपियन जैसे सॉन्ग्स परफॉर्म करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इस इवेंट के दौरान डोनेशन भी बढ़ता है। लाइव एड उस एरा का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था, मतलब सबसे बड़ा। मैं इसे शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकता, ये इतना भव्य कॉन्सर्ट था। क्वीन का कॉन्सर्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा और अंत में फ्रेडी और जिम साथ साथ रहे। मैरी फ्रेडी की अच्छी दोस्त बनकर रही और ब्रेडर ट्रूथ ऑफ लाइफ। जीवन का कड़वा सच ये कि फ्रेडी मर्करी की 1991 में 45 इयर्स की उम्र में ही डेथ हो गई। पर 1992 में क्वीन और जिम ने फ्रेडी मर्करी के नाम पर एड्स से लड़ने के लिए एक संस्था खोली। ये ट्रिब्यूट था फ्रेडी मर्करी को। तो फ्रेंड्स, ये थी द लेजेंड फ्रेडी मर्करी की कहानी। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो आप इसे देख सकते हैं Amazon प्राइम पर, ये वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। ये YouTube पर भी अवेलेबल है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक या सवाल हो तो कमेंट मुझसे ज़रूर पूछें। और अपनी मनपसंद मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। तो ठीक है, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, सायोनारा।